जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सी टैट, यूपी टैट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पर्यावरण अध्ययन का। यह हमारा 16वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्यावरण अध्ययन से, चाहे वो सी टैट हो, चाहे यूपी टैट हो, या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। क्योंकि आप बीएड कर चुके हैं या बीटीसी कर चुके हैं या डीएलएड कर चुके हों, तो आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो इसलिए मैंने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न जो पर्यावरण अध्ययन के हों, उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको पता चले कैसे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, क्योंकि आपका ही अपना चैनल है। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आपका स्कोर क्या रहा है आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? हीलियम, हाइड्रोजन, रेडोन या कार्बन डाइऑक्साइड? देखो, वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वायुमंडल में इनकी मात्रा अधिक होने से पृथ्वी से परावर्तित ऊर्जा वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती। प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प आदि जो है ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक उत्सर्जी अंग नहीं है? कान, वृक्क, फेफड़ा या त्वचा? देखो, शरीर का वह अंग जहां से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। अगर बात करें वृक्क की, तो वृक्क से मूत्र का उत्सर्जन होता है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और त्वचा से पसीने का उत्सर्जन होता है। लेकिन कान जो है वो एक ज्ञानेंद्रिय है, यानी यही ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि एक उत्सर्जी अंग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के अक्ष पर स्थित होता है, यह अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, यह उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, या यह दूसरे तारों से बहुत दूर है। तो ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है और पृथ्वी का अक्ष एक स्थिर बिंदु होता है जिसके चारों तरफ जो है वो पृथ्वी घूर्णन करती है। इसलिए ध्रुव तारा जो है वो सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है पानी में, निर्वात में, हवा में या लकड़ी में? देखो, ध्वनि की चाल ठोस पदार्थों में सबसे तेज होती है और यहाँ ठोस पदार्थ जो है वो है लकड़ी, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चांगपा जनजाति पाई जाती है मणिपुर में, लद्दाख में, असम में या सिक्किम में? देखो, चांगपा जनजाति जो है वो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन है बी बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग कौन सा है? कृषि, सिंचाई, पेयजल या भूमिगत जल में वृद्धि? देखो, वर्षा जल संचयन के जो सबसे प्रमुख उपयोग है वो सिंचाई में किया जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। वर्षा के जल को बड़े बड़े गड्ढों में, टैंकों में एकत्र कर लिया जाता है और फिर उसे आवश्यकता अनुसार कृषि कार्य में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अध्यापक मेघा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों महिला सशक्तिकरण से संबंधित हैं, दोनों का संबंध जल संरक्षण से है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, या दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया? तो एक अध्यापक मेघा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई दोनों के बारे में बोल रहा है क्योंकि दोनों ही पर्यावरणविद हैं, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा सी बिल्कुल सही है। बात करें मेघा पाटेकर की, तो मेघा पाटेकर जो हैं वे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है और अमृता देवी बिश्नोई जो हैं उन्होंने पेड़ों को ना काटने का अभियान चलाया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है। इस कार्य में किस बल का उपयोग लिया जा रहा है? घर्षण बल, मांसपेशीय बल, यांत्रिक बल या गुरुत्वाकर्षण बल?
तो रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है। इस कार्य में जिस बल का प्रयोग किया जा रहा है वो भी कैंची से, वो है यांत्रिक बल, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है। इनका निर्माण शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, गुर्दे में, यकृत में या प्लीहा में? देखो, लाल रक्त कणिकाओं की बात की जाए तो लाल रक्त कणिकाओं की जो औसत आयु होती है ना, वो होती है 120 दिन की। इसमें ही हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। इनका निर्माण जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। और अगर बात करें इनकी मृत्यु जो होती है वो होती है प्लीहा में। प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संक्रमण के दौरान डैश की संख्या में वृद्धि हो जाती है? ल्यूकोसाइट, एंथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन? तो संक्रमण के दौरान जिनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है वो है ल्यूकोसाइट, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं में पाई जाती है जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है, और संक्रमण के दौरान ये अपनी संख्या में ही वृद्धि कर लेती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 324, 382, 421 या 518? देखो, प्रति किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व की संज्ञा दी जाती है। वर्ष 2011 में जो जनसंख्या घनत्व था वो था 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोणार्क मंदिर अवस्थित है मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में या तमिलनाडु में? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसे ब्लैक पेंगोडा भी कहा जाता है, और यह मंदिर जो है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने कराया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोधी ने, बहलोल लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, इनमें से कोई नहीं? तो लोधी वंश की स्थापना 1451 में, कब? 1451 में बहलोल लोधी ने की थी, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इसी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, और इसी वंश का अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोधी, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? कोंकण तट, मालाबार तट, कन्नड़ तट या उत्तरी सरकार? देखो, गोवा के साउथ यानी दक्षिण हिस्से के पश्चिमी घाट की बात की जा रही है। अगर मुंबई से गोवा के तटीय मैदानों की बात की जाए तो उसे कहते हैं कोंकण तट, और उड़ीसा के समुद्री भागों को कहा जाता है उत्तरी सरकार। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गए। बात की जाए कन्नड़ की, तो कन्नड़ जो है वो कर्नाटक की राज्य भाषा है, और गोवा से भारत के दक्षिण किनारे तक के जो घाट कहलाएंगे वो कहलाते हैं मालाबार तट के नाम से, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है, वो भी कन्याकुमारी तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है? आसाम में, गुजरात में, कर्नाटक में या केरल में? तो भारत में एक सींग वाला गैंडा जो है वो असम के काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी विलयन का पीएच मान 2 है तो यह विलयन कैसा है? दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार? देखो, पीएच मान जो है वो किसी विलयन यानी मिक्सचर की अम्लता और क्षारकता को मापता है। शुद्ध जल जो होता है वो एक न्यूट्रल माना जाता है, यानी तटस्थ माना जाता है, जिसका पीएच मान जो होता है वो होता है 7। 7 से कम वाला अम्लीय, यानी जितना कम होगा उतना ज्यादा प्रबल अम्लीय होता है, और 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है, और जितना ज्यादा पीएच मान होता है उतना ही क्षारीय होता है। तो 2 क्या है? 2 7 से बहुत दूर है, तो यह एक प्रबल अम्ल है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। 7 से कम है तो अम्ल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? गोल्डमैन के द्वारा, बैकमैन के द्वारा, लिंडमैन के द्वारा या कार्ल मोबियस के द्वारा? देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और जो 10% का नियम है यह ऊर्जा के उपभोग से संबंधित है। इस नियम के अनुसार केवल 10% ऊर्जा जो है वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है, बाकी जो है वो वातावरण में लुप्त हो जाती है। और यह नियम जिसने दिया था वो थे लिंडमैन, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से वनों का प्रतिशत कितना है?
20.7%, 21.7%, 24.6% या 23.7%। तो 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से वनों का जो प्रतिशत है वो है 21.7%, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें 2019 के मुकाबले 2021 में वनों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, तो वो हुई है 0.76%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में या केरल में? तो शांत घाटी जो है वो दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। यह स्थल भारत के 4 प्रमुख जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है। और अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में टोटल 36 हॉटस्पॉट हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। BOD5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 days, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 hours, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 month या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 minute। तो BOD5 क्या है? BOD5 जो है वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 days। यह एक मापक है जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? 1970 में, 2011 में, 1973 में या 2007 में? देखो, टाइगर की संख्या बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत किस पार्क से की गई थी? यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो जिम कॉर्बेट पार्क यानी उत्तराखंड से शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या सिक्किम? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्र ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा अंधेरे में डूब जाता है और ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा हो ही नहीं। तो इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 मई को, 21 मई को, 5 जून को या 14 नवंबर को? तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इस तिथि को ही 1972 में, कब? 1972 में प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पृथक्करण, मिश्रण, छानना या ऊर्ध्वपातन? तो पानी से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है पृथक्करण, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। और ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम होती है, यानी सबसे कम होती है? द्रव, ठोस, गैस या प्लाज्मा? देखो, पदार्थ की जिस अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम होती है वो है ठोस, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। और अगर सबसे ज्यादा दूरी की बात की जाए तो गैस में सबसे ज्यादा दूरी होती है, यानी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या 15 जून से 21 जून तक?
देखो, वन्य जीव सप्ताह जो है वो हर साल यानी प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यानी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए हर साल 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, यानी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का बी बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस? तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। और यह गैस आप सभी को पता है कि यह यातायात वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका जो प्रमुख घटक होता है वो होता है मीथेन, जिसे बोलते हैं CH4, इसका रासायनिक प्रतीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में, यकृत में, फेफड़े में या वृक्क में? तो ये प्रश्न सिर्फ आपके लिए है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में, यकृत में, फेफड़े में या फिर वृक्क में? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो यही प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में सीटेट, यूपीटेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। मैंने टॉप क्वेश्चन उनमें सेलेक्ट करके इस वीडियो में लिए हैं, जो पर्यावरण अध्ययन के टॉप क्वेश्चन थे। आपका स्कोर क्या रहा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस प्रश्न का आंसर कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।